हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम ऑर्डर नंबर 8 रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है यानी जो ये ऑर्डर है रिटर्न स्टेटमेंट, ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे सो दैट आपको एक एक पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू उस तरीके से वो क्लियर हो सके। तो ये जो यहाँ पे आप नोट्स देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन, हूँ में फाइल रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट जो टर्म है ये सीपीसी में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं मिलेगा, यानी कि जो डेफिनेशन क्लॉज दे रखी है सेक्शन 2 में उसमें रिटर्न स्टेटमेंट डिफ़ाइन नहीं है। और अगर आप इसके जो प्रोविजंस है रिटर्न स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर 8 में दे रखे हैं, अगर उसको भी हम देखें तो वहाँ पे भी जो आपका ऑर्डर नंबर जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो डिफ़ाइन नहीं है। ओके, बट अगर हम बहुत जनरल सेंस में कहें तो रिटर्न स्टेटमेंट, अगर आप ऑर्डर 6 देखें यानी कि जो प्लीडिंग की बात करता है, तो प्लीडिंग जो है वो 2 तरीके की है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट जो है वो प्लेंटिव की प्लीडिंग होती है और रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो डिफेंडेंट की प्लीडिंग होती है। ओके, सो प्लेंट में बेसिकली प्लेंटिव क्या मेंशन करता है, वो अपना कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करता है और जो उसको रिलीफ चाहिए वो मेंशन करता है। उसी को जो भी फैक्ट उसने अलेज किए हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उसी फैक्ट उसी एलिगेशन का जो रिप्लाई देता है डिफेंडेंट, वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में रिप्लाई देता है कि वो डिनाई करता है कॉज ऑफ एक्शन से, या फिर जो भी उसको अपने पॉइंट रखने हैं, जो भी फैक्ट अलेज हुआ है प्लेंट में उसका डिनाइल करता है। और अगर कोई फैक्ट उसको एडमिट करना है तो वहाँ पे वो एडमिशन करता है। वो चाहे तो रिटर्न स्टेट में कोई नए फैक्ट्स को भी ला सकता है या फिर वहाँ पे वो काउंटर क्लेम और सेट ऑफ की भी बात कर सकता है। तो इस जो ये आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जो भी अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट की जो भी आपकी प्लीडिंग्स के जो रूल हैं वो ऑर्डर 6 में दे रखे हैं, वही सेम रूल जो है रिटर्न स्टेटमेंट पे भी एप्लीकेबल होंगे। जब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो कोई एक कॉमन रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल किया जा सकता है, बट दैट शुड बी साइन बाय ऑल द डिफेंडेंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल एक डिफेंडेंट साइन करेगा। वेरिफिकेशन कोई उनके बिहाफ में एक डिफेंडेंट कर सकता है, बट इट शुड बी साइन बाय ऑल ऑफ देम। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स हियर, इसकी टाइम लिमिट क्या है। सबसे पहले जब प्लेंट फाइल होता है उसके बाद कोर्ट जो है वो समन जो है वो इशू करता है और उसके बाद 7 दिन का टाइम दिया जाता है जब प्लेंटिफ को प्रोसेस फ़ीस सबमिट करना होता है। एक बार जब प्रोसेस फ़ीस सबमिट हो जाता है तो उसके बाद जो है कोर्ट के थ्रू जो है सर्विस ऑफ समन होती है। ठीक है, तो उस डेट से यानी कि 7 दिन के बाद 7 दिन तक उसे प्रोसेस फ़ीस सबमिट करना है, और अगर वो नहीं सबमिट करता है तो दिस इज़ अ ग्राउंड फॉर द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। तो एक बार अगर उसने प्रोसेस फीस सबमिट कर दी, देन देयर आफ्टर उस दिन से सर्विस ऑफ समन होगी और उसके विद इन 30 डेज़ तक रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करना है। और अगर विद इन 30 डेज़ नहीं कर पाता है तो सर्विस ऑफ समन के दिन से लेके मैक्सिमम 90 डेज़ तक ओके जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया जा सकता है। तो अगर आप रूल 1 देखें ऑर्डर 8 का, तो उसमें जो टाइम लिमिट दे रखा है वो इनिशियल टाइम जो मतलब है कि 30 डेज़ है, बट प्रोवाइज़ो जो ऐड किया गया था 2002 अमेंडमेंट से वो उसको बढ़ा के 90 डेज़ कर देता है। बट व्हाट इफ़ अगर वो 90 डेज़ में भी ना कंप्लीट मतलब रिटर्न स्टेटमेंट ना फाइल कर पाए, तो इसका क्या फर्दर प्रोसेस होगा वो भी हम देखेंगे। बट जो ये केस है कैलाश वर्सेस ननखू, ठीक है, ये 2005 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 90 डेज़ का टाइम पीरियड जो अपर लिमिट दिया गया है 90 डेज़ को, हम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं इंटरप्रेट करेंगे। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसको हम मैंडेटरी तौर पे नहीं देखेंगे। नाउ द एक्सटेंशन ऑफ टाइम बियॉन्ड द 90 डेज़, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सैलम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 8 के रूल 10 का रेफरेंस दिया और इसमें कहा कि उसमें प्रोविज़न दिया है कि जब पार्टी रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल नहीं कर पाती है तो कोर्ट के पास 2 ऑप्शन होता है। पहला, या तो वो
तुरंत जजमेंट पास कर दे या कोई अदर ऑर्डर भी वो पास कर सकता है। तो इन दैट केस जो ये सेकंड उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो ही कैन मेक सच अदर ऑर्डर एज ही डीम्स फिट, इस केस में चाहे तो वो 90 डेज़ के बियॉन्ड भी टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकता है, बट इसको रूटीन मैटर के तौर पे नहीं किया जाएगा। इट शुड बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन वेरी रेयर केसेस, जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो ना। जब कमर्शियल डिस्प्यूट की बात आती है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि 120 डेज़ का जो अपर लिमिट है दैट इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। तो यहाँ पे याद रखना है कि 120 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन इन द केस ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट। नाउ रूल्स गवर्निंग डिनायल एंड द डीम्ड एडमिशन। तो इसमें जो रूल 3 हैं, रूल 4 हैं और रूल 5 हैं, दैट ऑल डील्स विद द डिनायल एंड द डीम्ड एडमिशन। रूल 3 सिंपल कहता है कि जो डिनायल है यानी कि प्लेंट में जो भी फैक्ट अलेज्ड किए गए हैं प्लेंटिव के थ्रू, उस फैक्ट को डिफेंडेंट को स्पेसिफिकली डिनायल करना होगा। यानी कि यहाँ पे जनरल डिनायल नहीं होगा कि घुमा फिरा के नहीं, एक सिंपल स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट डिनायल होगा, नो इवेजिव डिनायल। तो रूल 4 है, वो कहता है कोई भी वेग तरीके का इवेजिव तरीके का डिनायल नहीं होगा, इट शुड बी स्ट्रेट एंड स्पेसिफिक। रूल 5 बात करता है कि स्पेसिफिक डिनायल, ठीक है। तो इट सेज दैट एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट इफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली or by implication then it shall be taken to be admitted except as against a person under disability. However the court may require other proof of such fact. It is called theory of deemed admission. यानी कि जो भी plaintiff ने fact allege किए हैं अपने plaint में, अगर उसका specific denial जो है वो डिफेंडेंट नहीं करता है तो वहाँ पे डीम्ड एडमिशन की थ्योरी लगेगी और ऐसा माना जाएगा कि डिफेंडेंट ने उस फैक्ट को एडमिट कर लिया है। ओके, उस फैक्ट को एडमिट कर लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोर्शन, और इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट विल बी कवर्ड अप इन द अदर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।